बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। जी तो शहर लाहौर का मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश का कोई इम्कान है या फिर नहीं? सादिया खान की जानिब रुख करते हैं। सादिया बताइएगा क्या सूरत हाल है। लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आपको बताती चलूं कि सुबह और रात के टाइम जो है धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से खुनकी में इजाफा हो रहा है और दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हो रही है। आज के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की हम बात करते हैं तो आपको बताती चलूं डे टाइम में जो दर्जा हरा बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से वो 28 से 30 के दरमियान रहेगा। और कहा जा रहा है कि अगर सूरज आबोताब के साथ चमकता है तो दिन के टाइम जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई होती है और दर्जा हरारत में इजाफा होता है। उसके साथ आपको ये बताते चलूँ कि रात के टाइम का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 16 से 18 के दरमियान रहने का इम्कान है। और इसके साथ साथ अच्छी खबर यही है कि लाहौर और पंजाब के कुछ शहरों में जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में बारिशें हो सकती हैं। और जो धुंध का एक हमें सामना करना पड़ रहा है, धुंध की वजह से जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो बादल चढ़ सकते हैं अगर जनवरी के महीने में बारिशें हो जाती हैं। फिर वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी में हो सकता है लाहौर और लाहौर के गर्दनवा में बारिशें हो जाएं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी और धुंध जो है उसके बादल भी छट जाएंगे। तो अभी हवा में नमी का तनासब जो है वो 60 से 70% के दरमियान रहने के इम्कान है दिन के टाइम, और दर्जा हरारत जो है वो 28 से 30 के दरमियान रहने का इम्कान है। ठीक है सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर का मौसम कैसा रहने वाला है आप हमें बता रही थी। टॉप स्टोरीज आज के शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास खबर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 40 अरब के चीनी कर्जे की ऑफर मुस्तरद। जिन्ना अस्पताल 10 साल से अधूरी मेडिसिन स्टोर बिल्डिंग मुकम्मल करने का फैसला। नान और खमीरी रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा। बगैर सलेंसर मोटरसाइकिल और रिक्शों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कजाफी भट्ट साहब मौजूद हैं और उनके हमरा आसिफ जाफरी होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र, आप नहीं कैसी हैं? आप खैरियत से? भट्ट साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 40 अरब के चीनी कर्जे की ऑफर मुस्तरद, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, मुस्तरद तो नहीं है। इसमें इस समय बुनियादी तौर पे जो चीन की जानिब से जो है कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। लेकिन इस खबर के बाद ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने थे लाहौर में अब उसमें ताख़ीर होगी। हमने गुज़िश्ता बल्कि इसी वीक हमने डिस्कस भी किया था कि जो इस तरह के प्लांट लगाने हैं उनमें ताख़ीर हो रही है। तो ये उसी की तरफ जो है एक कदम है कि अब हमें मज़ीद जो है वो अब इस जो मंसूबे के अंदर जो 4 प्लांट लगाए जाने थे उसके अंदर अब ताख़ीर होगी। और जो पानी का एक संगीन मसला दरपेश आ रहा है उसके अंदर मज़ीद इजाफा जो है वो होगा, बहरान बड़ा होगा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इनको चाहिए कि जो मंसूबे के ऊपर फाइनलाइजेशन हुई थी उसके ऊपर किसी तरीके से ये समझौता करें और इस मंसूबे को जो है मुकम्मल करें ताकि जो बहरान शदीद होना उसे हम कम कर सकें। देखिए डैम बनने की तरफ तो अभी एक लंबा प्रोसेस है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। फंड कायम किया गया हुआ है, उसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी होने वाला नहीं। हाँ लेकिन भट्ट साहब, यहाँ जो ये प्लानिंग नजर आ रही है इसके भी उस तरह से नताइज नहीं नजर आ रहे कि फौरी तौर पर नताइज हासिल हो जाएंगे। क्या कहेंगे जाफरी साहब आप? देखिए इसमें 2 चीज़ें इन्होंने बयान की हैं। इन्होंने ना जो एतराज़ किया है ना चाइनीज़ ने, उनका एतराज़ बहुत वैलिड है। उन्होंने सरफेस वाटर को जो है वो सब्जेक्ट बनाया है कि आपका सरफेस वाटर जो है उसकी जो है वह सतह गिर रही है। और दूसरी चीज़ है टनल, इसमें बोरिंग का है, ड्रिलिंग की बात की गई है। यहाँ सबसे बड़ा मसला गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में भी हमने ये बात की है कि हमारा जो पानी की सतह है, जो ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है वो कम हो रहा है। सही।
उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है, ना किसी मतलब हमारे का ध्यान नहीं जा रहा। हम हर रोज देख रहे हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं, चीखा जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है, तो अभी भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा। आपने पूरा लाहौर को कंक्रीट कर दिया। डोंगी ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी पुराने लाहौरिये हैं। बिल्कुल एक चीज बड़ी वाज़ेह है, वो ये लाहौर जब बना था, इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह बना था, प्लानिंग इस तरह थी कि हर इलाके में एक ग्राउंड बनाई गई थी जो अपनी सतह से नीचे थी। क्या वजह थी उसकी? इसकी वजह ये होती थी कि बारिश का सारा पानी उस ग्राउंड में जमा होकर सीपेज के जरिए वो नीचे जाता था और वो आपका शेल्फ वाटर जो होती थी उसकी पानी की नीचे अच्छा, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में एमडी वासा से हम बात कर भी चुके हैं कि क्यों ये चीजें जो है दोबारा से नहीं की जा रही हैं, क्यों जो है बारिशी पानी को महफूज करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। हमेशा की तरह ये कहा जाता है कि जी इकदाम किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है। करता हूँ कैप्टन उस्मान को, जो एक्स डीसीओ हैं, जिन्होंने इतना प्रेशर होने के बावजूद भी इस चीज़ को एड्रेस किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बारिश होती थी, बरसात में बागों में पानी आ जाता था, तो डेंगू से डरने के लिए बिल्कुल वो पानी को सारा बाहर निकाल के ड्रेन कर देते थे कि भाई यहाँ डेंगू ना पैदा हो। कैप्टन उस्मान ने उसके ऊपर जो है वो स्टैंड लिया। उन्होंने कहा मैं इसमें दवाई डाल दूंगा डेंगू की, लेकिन ये पानी बाहर नहीं निकालूंगा, ये पानी सीपेज के जरिए नीचे जाए, उस इलाके के लिए जो है वो बेहतर है। और उन्होंने सारे प्रेशर बर्दाश्त किए। उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ होते थे, उन्होंने बहुत सख्ती की थी डेंगू के ऊपर और वो उस चीज़ को कहते थे कि बाहर निकालो, लेकिन कैप्टन उस्मान ने उस वक्त स्टैंड लिया था। ये मुझे अच्छी तरह याद है। यही चीज़ जो है आज के ब्यूरोक्रेट्स में होनी चाहिए कि वो प्रेशर ना लें, वो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें और पानी को अगर बचाना है तो हमारे लाहौर में बचे कुचे जो ग्राउंड है, बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में, वहां पर जो सेपेज के जरिए पानी जा सकता है वो आपके शेल्फ वाटर को कुछ ना कुछ तो बेहतर करेगा। आसिफ, कोई भी ग्राउंड नहीं बचा ना, कोई भी ग्राउंड नहीं बचा। डूंगी ग्राउंड आपने खत्म कर दी। समनाबाद की एक डूंगी ग्राउंड मौजूद है, वहां पे आप शादी ब्याह के फंक्शन करते हैं, बारिश वैसे ही नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी, जहाँ पे बारिश के दिनों में यानी कि 4 से 5 ग्राउंड थी, जिनको आपने खत्म करके साबका हुकूमत ने वहाँ पे वो स्टेशन बना दिया, कंक्रीट कर दिया। भाई ये पानी कहाँ से जाए? हमारी सड़कों के साथ ग्रीन बेल्ट्स होती थी। ग्रीन बेल्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट था? ग्रीन बेल्ट्स बहुत हम देख रहे हैं, आप ग्रीन बेल्ट्स कंक्रीट कर दिया गया है, अब वो सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है। आपका कॉन्सेप्ट जो था, मट्टी पानी जज्ब करती है। आप कच्ची जगह रखें, उसने पानी जज्ब करना है। आपने इकोसिस्टम को ब्रेक किया है, आपने कुदरत के निज़ाम को ब्रेक किया है। जब आप कुदरत के निज़ाम को ब्रेक करेंगे तो फिर यही होगा जो हमारे साथ आजकल हो रहा है कि हमें पानी का मसला दरपेश है। हर चीज़ खुदा ने ऐसी एक सिस्टम बनाया है, खुदा ये आपका कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि वो हर चीज़ को मेंटेन रखते थे। देखिए, जब आप हमने कुदरत से जो है वो पंगा लिया, उन्होंने हमें कुदरत के निज़ाम के आगे जब आप खड़े होंगे तो फिर खुदा का जो निज़ाम है वो खुद हरकत में आता है। आप ये देखें, हमने यहाँ पे दरख्त खत्म कर दिए हैं। हम कह रहे हैं कि जी हम ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे, चले लाहौर में मुझे दिखाया जी कहाँ पे दरख्त है, मासवाए केनाल के ऊपर, उसके अलावा किसी जगह पे आप केनाल पे भी बहुत कम हो गया, लगे हुए हैं। नए कौन से लगा रहे हैं? अभी तो बरसा मुहिम चलाई जा रही है, सरसब्ज पाकिस्तान। सरसब्ज पाकिस्तान क्या टास्क दिया गया है, अभी तो इसके ऊपर काम हम करेंगे कि जो दरख्त लगाए जा रहे हैं क्या वो इस शहर की मुनासबत से, उस इलाके की मुनासबत से, माहौल से मुताबिकत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ कही जा रहा है ना कि इतने, वो उस दिन सादिया खान एक रिपोर्ट बना रही थी हमारी माहौलियात के ऊपर कि जी हम उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई 100 दिन के अंदर कि जी हमारा टारगेट है हम 50 लाख दरख्त जो है वो लगाएंगे, इतनी नर्सरियां लगाएंगे, इतने पौधे जो हैं हम लगाएंगे की रेट है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये भी चेक करना है कि वही जो मैंने बात की और आसिफ ने तायीद की कि क्या मुताबिकत रखते हैं। आप दरख्त लगा दें, पौधा लगाना कौन सा मुश्किल काम है, पौधा उठाए लगा दें। लेकिन भट्ट साहब, एक चीज हमारे प्रोग्राम में बनाम सरकार में ये भी हाईलाइट की गई कि किस तरह से बाहर जो है रोड पे पौधों को, दरख्तों को जो है वो साफ पानी लगाया जा रहा है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। फिर यहाँ पर कैप्टन उस्मान को कोट करूंगा, मुझे एक वाकया याद आ गया। उन्होंने एक प्लान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो पानी है ना, आप जो लगाते हैं दरख्तों को, ट्रीटमेंट जो सेवरेज का वाटर है उसको ट्रीट करके, उसकी ट्रीटमेंट करके वो पानी लगाएं। वो पीना तो नहीं है हमने, वो तो है भी खादनुमा पानी होता है जो वो उसमें सेवरेज में यूज होता है। उन्होंने कहा था कि इसको ट्रीट करें, ये भी एक प्लान दिया था उन्होंने। कई प्लान दिए थे, कैप्टन उस्मान ने प्लान दिया था
और नसीम सादिक जब डीसीओ थे उन्होंने प्लान दिया। नसीम सादिक का प्लान इतना स्ट्रांग प्लान था लेकिन कोई इस पे अमल ही नहीं कर सका। उन्होंने और वो अमल नहीं किया गया तो आज ये हालात है। आज ये हालात आसिफ में मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जिस तरह ना पीटीआई गवर्नमेंट इस बात के ऊपर चल पड़ी है, बल्कि चल क्या रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है कि जो साबका हुकूमत के जितने भी मंसूबे हैं जो अच्छे मंसूबे हैं उनको जो है वो पसे पुश डाल के अब कहा तो ये क्या था बट साहब कि उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल करेंगे जितने अच्छे मंसूबे। लेकिन आप ये देखें ना कि जो हालात नजर आ रहे हैं, आपने जेरे जमीन जो मेट्रो का और ऑरेंज ट्रेन का जो जेरे जमीन मंसूबा था एमयू कॉलेज वाला वो खत्म किया, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपके इतराजात आ रहे हैं, आप सीरियसनेस अपनी दिखा नहीं रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं दिखा रहे हैं, आप पीछे क्या चल रहा है उसके बारे में तो अभी हमें पता नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशन नजर आ रही है कि आप साबका हुकूमत के जो अच्छे मंसूबे हैं आप उनको पूरा करने की बजाय जो है उठा के पीछे फेंक रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर तख्ती उनकी लगी हुई है। तो भाई आप तख्ती चेंज कर दो यार, तख्ती चेंज करके अपनी लगा लो, लेकिन ये शहरियों के साथ आप बदला ना लें। सही क्या। अगली खबर की तरफ जाते हैं। जिन्ना अस्पताल 10 साल से अधूरी मेडिसिन स्टोर बिल्डिंग मुकम्मल करने का फैसला किया गया। जाफरी साहब क्या कहेंगे? 2009 का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल 2009 का प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट हो गया था, आधा छोड़ दिया था। अब मुझे ये बताएं कि 2009 में सरिया ईंट क्या भाव थी? बिल्कुल। और आज 10 साल बाद उसका क्या रेट है? कॉस्ट कहाँ चली गई? मतलब ये अच्छा अब जिक्र कर ले भट्ट साहब, उन्होंने कहना जी गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से किया गया। अब तो हम रूटीन में ये देख रहे हैं ना कि जहाँ कहीं मसाइल आ रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से। मेरा ख्याल है गुज़िश्ता हुकूमत ने भी वो तख्ती वाला ही मसला किया होगा कि उनकी जैसे चौधरी परवेज इलाही के दौर के जो प्रोजेक्ट थे ये टावर, ये न्यू हॉस्पिटल का, और ये वो सेम भाई दोनों गवर्नमेंटें यही कर रही हैं। वो पहले वाले भी यही करते थे, दूसरे वाले भी यही कर रहे हैं। अब इनको अगर नामों से नफरत है तो फिर हम लोग भुगत रहे हैं, शहरी सारे जो हैं शहरी भुगत रहे हैं यार आसिफ, और कौन भुगत रहा है? हम लोग ही भुगत रहे हैं। आप ये देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ, चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए वो उसमें से कुछ कंप्लीट किए, कुछ उन्होंने कंप्लीट नहीं किए कि तख्तियां लगी हुई थी। वो जो चौधरी साहब ने जितने मंसूबे बनाए उसका क्रेडिट नवाज शरीफ हुकूमत ने लिया। अब जो नवाज शरीफ हुकूमत के बाद मंसूबे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा और जिनके ऊपर नहीं हो रहा उसका क्रेडिट ये पीटीआई ले रही है। कुछ मंसूबों को छोड़ रही है, जिस तरह वाटर ट्रीटमेंट वाला मसला हो गया, अब ये जिनाह हॉस्पिटल वाला मसला आ गया। वो इसकी बात ठीक है कि यार अगर ईंट साबका हुकूमत की गलतियां हैं लेकिन उसको दुरुस्त तो करना है ना, ये तो नहीं करना ना कि उसको उठा के आप जो है बिल्कुल फेंक दें। किसी ने तो दुरुस्त करना है ना, तो आप दुरुस्त करें बजाय इसके कि हम ये तनकीद करें कि जी फलां हुकूमत ने फलां बंदे ने ये नाकिस मंसूबा बंदी और बराह रास्त इन चीजों का ताल्लुक अवाम से है। सेहत की बात की जाए, बुनियादी सहूलियात की, पानी की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, बराह रास्त अवाम से। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स के सामने ब्रिजेस बनाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो। उस दिन भी यही बात की थी यार, ब्रिज बनाना जरूरी है या हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज देना जरूरी है? बिल्कुल सही कहा। आप ब्रिज बना दें, लोगों ने फिर उस ब्रिज पे नहीं जाना, लोगों ने नीचे सड़क से ही क्रॉस करना है, वो जंगले तोड़ के गुजरते हैं। और ऐसे ही है। आप बजाय उसके ये काम करें जो जरूरी है, जिससे लोगों को जो रिलीफ मिले। हॉस्पिटल्स के अंदर लोग किसी यानी कि वहां पे जाके सेहत लेके आए, ना के जाके वहां पे तकलीफ उनको सही हो। ये असल काम ये करने वाले सही। जाफरी साहब 90 लाख रुपए यहाँ पे लिखा है कि जारी कर दिए गए हैं, तो अब क्या हम देख सकते हैं कि जल्द ये मंसूबा मुकम्मल होने वाला है? बताए इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है ये 1 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पीनट से भी छोटा मैं कहता हूँ। और उसको 10 साल आपने रोके, 10 साल आपने उसको वो है जो इतना लिंगर कर दिया। ये एक ऐसे सवाल हैं जो जिनका पुरानी गवर्नमेंट के पास भी जवाब नहीं था और नई गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं लेकिन था। दोनों की तरजीहात यही थी कि हम नारे लगा रहे हैं कि सेहत हमारी किया ना यहाँ पे अभी एक बात के लोगों को शायद नामों से नफरत है। बिल्कुल वहाँ तख्ती जो इनॉग्रेशन किसी ने किया है शायद उस नाम से नफरत। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। पीटीए के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने जहाज मौजूद है, जो यानी कि ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, वो गाड़ी गुड़ी पे काम नहीं। उनका जो एक दिन का मेरा ख्याल है फ्यूल का जो खर्चा है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया ही आ जाता है। तो यानी कि ये पीटीए के लोग कुछ ऐसे, अच्छा चलें इसको भी छोड़ दें। पीटीआई के दौर के अंदर एक बड़े लीडर का केस था अदालत के अंदर, उन्होंने उसके ऊपर अपने करोड़ों रुपए उजाड़ दिए अपनी सीट बहाल करने के लिए। केस अदालत में लड़ा, नाम नहीं लूंगा मैं, केस सबको पता है, केस अदालत में लड़ा, करोड़ों रुपए उजाड़ के उन्होंने वो सीट जो है हासिल की, उसके बाद वो फिर नाअहल हो गए। तो ये 90 लाख रुपए आपका क्या ख्याल है कि क्या जेब में से अदा नहीं किए जा सकते?
भाई अगर आपको अवाम का इतना ही दर्द है, आप कहते हैं हमने नया पाकिस्तान बनाना है, तो नए पाकिस्तान में अगर आप अब तक तो मेरे ख्याल से अवाम को भी समझ आ गया कि किसको कितना दर्द है, भुगत कौन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अवाम भी जानती है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जी। अगली खबर है हमारे पास, नान और खमीरी रोटी की कीमत में 2 रुपये इजाफा किया गया। बट साहब, इससे पहले भी हम बात यही कर रहे थे कि टारगेट किया जा रहा है, मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ आम आवाम की, और अब ये सूरत हाल भी देख लें। मैं थोड़ी देर पहले आसिफ को कह रहा था, मुझे एक ना स्ट्रिंग्स का गाना याद आ रहा था, वो सुर में नहीं सुनाऊंगा, वो कहता मेरी आवाज़ बड़ी गंदी है, लोग भाग भूग जाएंगे। वो गाने के बोलते कि मैं तो देखूंगा जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। तो ये तो उसके उलट ही जा रहे, और ये पीटीआई ने गाना बनाया और उनके मैंडेट में शामिल था और बड़ा गूंजता रहा। तो आप यहाँ पे देखें, नान खमीरी रोटी 2 रुपये में इजाफा हो गया। और ख़बर थी कि कल एक दुकानदार ने अपने मुलाजिम को जो है वो तशद्दुद करके मार दिया, पर्चा दर्ज, यानी कि दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं। यानी कि जान अभी भी सस्ती है, खाने वाली चीज़ें सारी महंगी हैं और इजाफा। बट साहब, एक जो ये मालिकान जो हैं दुकानों के, ये कह रहे हैं गैस नहीं आ रही है, सिलेंडर पे वो ये तमाम काम कर बिल्कुल रहे सही कह रहे हैं वो। फिर अगर वो बाजार जा रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, आटा महंगा है, बाकी चीजें जो इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि आप जब कॉस्टिंग करते हैं किसी चीज की, तो आप किस तरह करते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कदाफी साहब से कि एक चीज बड़ी क्लियर है कि पहले क्या रेट था, गैस नहीं आ रही है, बिल्कुल गैस की जगह अब वो दूसरी अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएंगे, लकड़ी है या सिलेंडर है। 200 रुपए केजी आपका सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है, गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं सकी। लकड़ी 800 रुपए 850 रुपए मन हो गई है। अब क्या वो नान भाई जो है वो अपनी जेब से लगाएगा? कभी भी नहीं। कब तक करेगा वो? उसने तो रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है। आप देखेंगे तमाम चीजों का असर किस पे आता है, मेरे पे, आप पे और उन पे जो उसके एंड यूजर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रॉ मटेरियल जब महंगा होता है तो एंड यूजर पे उसका असर आता है। जो बंदा वो कारोबार कर रहा है वो अपना मुनाफा नहीं कम करेगा कभी भी। बिल्कुल। उसने तो लगाई ही दुकान इसीलिए कि वो मुनाफा कमाए। उसका रॉ मटेरियल महंगा हुआ है। नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी बट साहब अपनी जगह है। वो कहते हैं हमने अपने वर्कर्स को पैसे देने, हमने अपनी दुकानों के किराए निकालने, हमने सामान खरीदना है। कॉस्टिंग प्राइस बढ़ गई है, आपकी कॉस्टिंग प्राइस बढ़ी है, आपने हर चीज को जो है। अब देखिए ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी अगर मैं इसकी कैलकुलेशन पे जाऊं कि एक चीज के अंदर नान बनने तक कितने मरहले आते हैं। आटा आता है, आटा के बाद मैदा है, उसके बाद वहां पे काम करने वाले हैं, और जो नान लगा रहा है उसकी मजदूरी भी है। वो मालिक खुद तो नहीं लगा रहा, उसने 4 बंदे भी रखे हुए हैं, जो एक पेड़ा बना रहा है, एक जो है वो उसको बनाता है। ये 4-5 लोगों का एक प्रोसेस है। छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं, और अगर आप इसको बड़े लेवल पे ले जाएं तो हर जगह पे यही चीज कोई ना कोई सिस्टम के तहत बन रही होती है। और जिसने दुकान लगाई है उसने मुनाफे के लिए लगाई है, उसने अपना भी काम करना है। देखिए ना, आप वो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि उन्होंने गलत नहीं किया। आप 10 रुपए का दे रहे हैं, अब 10 रुपए में वो चीज नहीं है। जो चीजें वो लेके आ रहा है उसके अंदर वो पैसे इजाफी दे के आ रहा है, पॉकेट में से कैसे देगा? फिर आप कहते हैं जी हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाई क्यों कार्रवाई करोगे? अभी आप कह रहे हैं जी हम नए साल में जनवरी फरवरी में नए टैक्स की शुनीद भी आप देने के नए टैक्स लगा रहे हैं। भाई आप क्या चाह रहे हैं? दूसरे लोगों का बोझ जो है वो हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं? अवाम को गधा बना दिया इन्होंने कि जितना बोझ है इनके ऊपर लाद दें, और उसके बाद उसको नमक का एक बोझ लाद दें गधे के ऊपर। उसके बाद गधे को पानी में से जब आप निकालेंगे तो वो गधा गिर जाएगा, क्योंकि नमक का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है। तो आपने अवाम को जो है वो क्या समझ लिया कि सारा बोझ इन्हीं के ऊपर डालना है? ओ भाई कुछ आप भी कर ले, आप ये नहीं करना, ये तो तयशुदा बात है। हमने अपनी इस इलेक्शन में सीट, हारी हुई सीट को जीतने के लिए अदालत में करोड़ों रुपए लगा देने हैं, लेकिन हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए वो करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने। कल मेरी एक मिलने वाले उनसे बात हो रही, इलाके में उनके गैस नहीं आ रही है, बाजार से वो 3 टाइम रोटियां नान लेकर आने पर मजबूर है। उस पर ये सूरत हाल, किधर चले जाएं आप? देखे ना, आपने कारखानों को गैस की सप्लाई का कहा, आपने कहा हम वहां पे सस्ती करेंगे, अभी तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन
नहीं हुई है, कारखानों को उस तरीके से गैस नहीं मिल रही है। अगर कारखानों को नहीं मिल रही है तो आम सारिफ को कैसे मिलेगी? मुझे तो ये समझ नहीं लग रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन तकरीर की तो कहते जी कि वो समंदर के अंदर हमने एक बुलवाया है, उन्होंने कहा जी कि इस समंदर के अंदर ये एक पहाड़ी है, इसके अंदर हम सुराख करके चेक करेंगे कि इसके अंदर गैस है या गैस लीक तो नहीं हो गई। अगर गैस हुई तो पाकिस्तान 50 सालों तक जो है वो अरबों डॉलर कमाएगा, लेकिन वो शर्त ये कि गैस लीक ना होगी। यार आप क्या कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, क्या चीजें हैं? यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो के जो है आपको खुद उन चीजों का पता नहीं है और आप अवाम के ऊपर जो है वो तमाम चीजें जो है। बट साहब हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे जी। अगली खबर है बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और रिक्शा को बंद करने का फैसला किया गया है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बट सब क्या कहेंगे आप? बार बार हम देखते हैं कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं, कुछ 2 महीने नजर आती है, उसके बाद फिर वैसे ही होता है सब। असल में हम रेगुलरली कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं, ना सिर्फ ये मोटरसाइकिल रिक्शा बल्कि जो बड़ी गाड़ियाँ, मैं अमूमन देखता हूँ कि 15-15 साल के नौजवान जो हैं वो बड़ी गाड़ियाँ चला रहे, सड़कों पे नज़र आ रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे। मुझे समझ नहीं लगती कैमरे की आंख उनको क्यों नहीं पकड़ पाती, या रोड पे खड़ा हुआ वार्डन उनको क्यों नहीं पकड़ पाता। शायद वो बड़ी कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सीट पे पूरे नहीं आते, उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा स्पेस मैंने जरा फिर भी हाथ हौला रखा है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुशन रख के जो है सीट तक आते हैं। बच्चे इतने छोटे भी जो है गाड़ियां चलाते देखा गया है, जो जिनके वालिदैन अपने शौक से इनको गाड़ी देते हैं कि हमारा देखे बच्चा छोटा सा है लेकिन गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मकसद ये है कि जब तक आप रेगुलर कार्रवाइयां नहीं करेंगे, आप स्टेशन पे चले जाएं, वहां पे जितने चिंची चल रहे हैं वो सबके सब कम उम्र नौजवान चला रहे हैं। थोड़ा सा शादबाग वाली साइड पे चले जाएं, वहां पे भी ऐसी सूरत हाल है। मेन सड़कों पर यानी कि जो मेन शाहराएं हैं वहां पे चूंकि चिंची और ये वो शाहराएं हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है। और अगर आप ये कम उम्र ड्राइवर्स और खास तौर पर चिंची ड्राइवर्स हो हैं, इनको देखें, इन्होंने मेन रोड पे जहां मर्जी ब्रेक लगा देनी है, आगे से नहीं देखना कोई आ रहा है, पीछे से नहीं देखना कोई आ रहा है, फिर हादसा भी हम देखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मोटर बाइक्स हमने जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को यानी कि 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं उनको बाइक्स पकड़ाई हुई हैं, जाओ बेटा जाके ये सामान ले आओ, जाओ बेटा जाके। अच्छा, उस सामान के अलावा वो दो बच्चे बैठे होंगे, वो मोटर बाइक, मैंने वो उस दिन भी कहा, वो जेम्स बॉन्ड बने होते हैं आम सी सड़क के ऊपर भी ना, वो जेम्स बॉन्ड बने होते हैं, मोटर बाइक भगा रहे हैं, यूं निकाल रहे हैं। असल चीज ये है कि मोटर बाइक के ऊपर जो कम उम्र बच्चा चला रहा है उसकी जिम्मेदारी उसके वालिदैन के ऊपर है। मेरा ख्याल है उस बच्चे, क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं, मैं खुद इस चीज को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, गलियों में तो सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं ना आ जाएंगे, वहां पर आप देखें यहाँ से छोटे छोटे बच्चे बाइक लेके गुजर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, तो फिर किसका रोल आता है? ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये मेरा ख्याल है कि अगर आपने कार्रवाई करनी है तो उस बच्चे के खिलाफ नहीं, उस बच्चे के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके वालिद को लेके जाएं। देखिए, समझा के सब थक गए हैं। आए रोज टीवी पर, आए रोज कहीं ना कहीं अखबारात में ये खबर शाया होती है कि मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया, छोटा बच्चा जो है वो गिर के जो है वो चोट लग के अस्पताल पहुंच गया या जान बहक हो गया। क्या वजह? उसकी वजह यही है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समझते हैं कि छोटा बच्चा मोटर बाइक चला रहा है, ये एक बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे रहा है। बट साहब, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अपनी सहूलत के लिए कि बाजार ना जाना पड़े, बच्चा लाए जाके सामान लाए, ये मोटरसाइकिल दे दी उसको, कुछ अपनी सहूलत के लिए भी वो जो है वो कम उम्र बच्चों को जो है उनसे कि भाई बाहर के काम हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। देखिए, ये हतमी तौर पे नहीं, अपनी सहूलत के जब आप निकाल देते हैं, फिर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर दूसरे को जिम्मेदार करार दिया जाता है। देखिए, मैं अगली यही बात करने लगा था कि इन सब चीजों की जिम्मेदारी वालिदैन पे आती है। ये सिविक सेंस होनी चाहिए कि बंदा 18 साल का हो गया जब बच्चा, जब उसका लाइसेंस बन गया है, तब उसे जो है वो आप देख। और ये बात जेम्स बॉन्ड वाली बात, एक 13-14 साल के बच्चा जो होता है वो एडवेंचर के चक्रों में होता है हर वक्त। बिल्कुल, वो उछल कूद एडवेंचर, उसका टीवी पे देख लिया, उसकी जो है ना, उसकी जो सरिश्त है ना उस वक्त की, उस एज की, जो उसकी उस एज की जो वो है वो जेन्युइन है, वो उसका कसूर नहीं है जो उसके। चलें, इससे हटके हम ये देख लें कि जहां पर मेन रोड पर कहा जाता है कि कार्रवाइयां की जाएंगी, वहां पर क्या पुलिस कार्रवाइयां करने में कामयाब नजर आती है कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ? एक चीज मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे बताऊंगा कि कैंपेन की बात कर रहे हैं, मुहिम आ रही है, ये मुहिम आती रहती है, मुहिम चलती रहती है। कभी हेलमेट की मुहिम आ गई,
कभी लाइसेंसों की मुहिम आ गई है। ये सब जो नाकाम होते हैं ये फॉलो अप ना होने की वजह से। बिल्कुल, आपने आज जो है वो उस पर फोकस किया, हेलमेट पे आपने रेट कायम कर ली, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, एक आपने सही कहा फॉलो अप, दूसरा क्योंकि प्रॉपर कोई कानून साजी नहीं होती है तो इस वजह से लोग जो हैं वो लाइटर हमारे नोट पे पास चीजों को लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं है कि अगर बच्चा पकड़ा गया है तो उसके वालिद को सजा दी जाए। बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि वो जिम्मेदार उसका, क्योंकि वो बालिग नहीं है, हमारे लॉ में वो आता नहीं है उस तरह, तो उसके किसी न किसी उसके गार्डियन को तो पकड़े भाई, आपने दी क्यों है। अब बिल्कुल सही कहा, बट सब वक्त कम है, मुझे इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जाफरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए जा रहे हैं, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है तो आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स, इसकी कीमत है 32,499 रुपए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J2, 15,300 रुपए इसकी कीमत है। इसके बाद जी सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस और इसकी कीमत है 32,999 रुपए। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J1, 14,999 रुपए में, ये भी आप खरीद सकते हैं। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं सेल्स कहां कहां लगी हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हमारे पास है ब्रांड क्रॉस स्टिच, यहां पर फ्लैट 25% ऑफ है, यहां पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास है सो कमाल, यहां पर भी आप जा सकते हैं, यहां पर फ्लैट 30% ऑफ है, यहां पर भी आप जाके सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार तो प्रमोशन पर क्या मिल सकता है ये भी बताते हैं। सबसे पहले है जी सेब्रेसो नगेट्स हैं, ये आप खरीद सकते हैं, रिटेल प्राइस 610 है और प्रमोशनल प्राइस है 505 रुपए, इस पर आप 105 रुपए बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी रोज पेटल परफ्यूम, ये आप खरीद सकते हैं, रिटेल प्राइस है इसकी 140 रुपीज, 109 रुपए में आप खरीद सकते हैं, 31 रुपए इस पर भी आप बचा सकते हैं। शामिल करेंगे अगला सेगमेंट आज के भाव। तौकीर अकरम की जानिब रुख करेंगे। तौकीर बताइएगा मार्केट में क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों की? आज जी बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 5 रुपये जो है वो कमी दिखाई गई है, जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सब्जियों की कीमतों में इजाफा था, लेकिन आज जो है वो सब्जियों की कीमतों में काफ़ी हद तक जो है वो कमी नज़र आ रही है। जिस तरह आलू की बात करें तो वो 15 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब वो है वो 13 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज 18 रुपये, टमाटर 26 रुपये, लहसुन जो है वो 96 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 172 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि करेलों की बात करें तो वो 60 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, पालक 16 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, लीमू जो हैं वो 40 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मौसमी सब्ज़ियों की बात करें तो वो सब्ज़ मिर्च जो है वो 60 रुपये, शिमला मिर्च भी 60 रुपये, अरबी 42 रुपये, जबकि भिंडी जो है वो 74 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। मौसमी सब्ज़ियों में मटर आते हैं वो 25 रुपये किलो जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि गाजर जो है वो 32, जबकि साग 20 और मुंगरे जो हैं वो 32 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन शहरियों का कहना है कि जो रेट लिस्ट है उसमें पाबंद की जाए कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर सरकारी नर्खनामा आवेज़ा करें, ताकि आने वाले लोगों को इस बात की आसानी हो कि वो आसानी के साथ रेट्स जो हैं वो देख सकें और अपनी सब्जियाँ जो हैं वो ख़रीद सकें। बिल्कुल, शहरियों की मुश्किल आसान होनी चाहिए, नर्खनामा लगना चाहिए ताकि शहरियों को भी आसानी हो। तौकीर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे मीट रेट्स में आपको बताऊंगी।
जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं ज़ैनिथ शॉप पर तो यहाँ पर मीट रेट्स क्या है मैं आपको बताती चलूँ। बीफ पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 400 रुपए में, और इसी तरह बीफ मिन्स आप यहाँ से पर केजी खरीद सकते हैं 690 रुपए में। मटन पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 1200 रुपए में। मटन मिन्स आप यहाँ से पर केजी खरीद सकते हैं 1860 रुपए में। इसके बाद जी चिकन का रेट भी आपको बता देते हैं। जिंदा मुर्गी की कीमत है 143 रुपए और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 260 रुपए में। जी अगर आप जा रहे हैं अंडों की खरीदारी के लिए तो रेट्स क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 108 रुपए दर्जन खरीद सकते हैं आप अंडे। अगर आप होलसेल से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से 106 रुपए दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे तो यहाँ पर 107 रुपए दर्जन अंडे आप खरीद सकते हैं। जी नाज़रीन, रेट्स आपने जाने, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी आपको अपना बजट भी मैनेज करने पर। आप अपना बजट मैनेज कीजिए। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, हमारे साथ रहिएगा।